जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। देखिए, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लगातार वन शॉट वीडियोस दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग परीक्षा तक प्रैक्टिस कर सको। लेकिन आप लोग फुल सपोर्ट नहीं कर रहे हो। आप लोग कम से कम वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हो। लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये मेरा सेकेंड चैनल है और ये चैनल आपको ज़िंदगी भर काम आने वाला है। जब तक आप पढ़ाई लिखाई नौकरी से आप जुड़े रहोगे तब तक आपको ये काम आएगा, क्योंकि इस चैनल पर ना सिर्फ आपके मैं प्रैक्टिस के लिए वीडियो डाल रहा हूँ। ये एजुकेशन चैनल नहीं है, ये अपडेट चैनल है। इस चैनल पे आपको अपडेट मिलता रहेगा, सरकार से जुड़ी सारी अपडेटें, योजनाओं से जुड़ी, आपके परीक्षा फॉर्म से जुड़ा, कोई एग्ज़ाम होने वाला होगा तो उससे जुड़ा न्यूज़ मिलेगा आपको। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ये चैनल आपको हर दिन काम आएगा, ठीक है। और इस वीडियोज़ को भी प्यार दीजिए, क्योंकि आप लोग ना मतलब सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। आप लोग अच्छे तरीके से सपोर्ट कीजिए, तब हम लगातार आपके हर एक टॉपिक का जो है वन शॉट वीडियोस लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसका नियम कानून मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, कैसे इसको आपको पढ़ना है। सबसे पहले तो आप लोग इसको डेली देखोगे। जब डेली देखने लगोगे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, तो फिर इसको सप्ताह में देखना, फिर इसको 10 दिन पर एक बार रिविज़न करना। ऐसे आपको चलना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको ना कोई कॉपी में नोट भी नहीं करना है, कोई नोट्स नहीं बनाना है, सिर्फ आपको वीडियोज़ देख करके प्रैक्टिस करनी है। चलिए, सबसे पहला सवाल है आपका, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि 101.02 करोड़। अब एक बच्चे ने बोला कि मैं वीडियो से क्यों पढ़ूं, मैं चाहूं तो पीडीएफ से भी पढ़ सकता हूं। तो बाबू मेरे, जब आप पीडीएफ से पढ़ने बैठोगे ना, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे, एक बार आंसर मिलाओगे, फिर एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर एक बार आंसर मिलाओगे। तो बार बार ऊपर नीचे करते करते ना आप ना आधा घंटा में एक ही सेट मार पाओगे। लेकिन हम आपको कुछ ही मिनटों में, मतलब आधे घंटे के अंदर पूरा का पूरा बुक खत्म कर देते हैं। तो आपको वीडियो से प्रैक्टिस करने में ये फ़ायदा होगा कि आपके समय का बचत होगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं होगी। तो ये सब आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो आप इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? ये हो जाएगा आपका गोवा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रिक। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिक। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई? तो ये आरंभ हुआ था फरवरी 2014 में। भारत के किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो हो जाएगा आपका बिहार। किसका हो जाएगा? बिहार। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे कह रहा है, 10 रुपये के नोट पर कितनी भाषाएं छपी हुई है? तो 10 रुपये के नोट पर जो छपी हुई है वो 17 भाषाएं छपी हुई है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो ये जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक है आपका जलवायु। ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं कि वर्ष 2011 के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये हो जाएगा 382। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ख। वर्तमान में भारत की कुल राज्यों की संख्या कितनी है? ये हो जाएगा आपका 28। ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है आपका, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में कई बार घुमा घुमा कर पूछता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि भारत में विश्व की कुल कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो ये करती है 17.64%। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो काम और रोजगार जो है पुरुष प्रवास का मुख्य कारण होता है। किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं? ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में सबसे अधिक अप्रवासी लोग आते हैं। नेक्स्ट है आपका, पुरुष में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो ग्रामीण से नगर।
यानी कि गांव से नगर की तरफ लोग जाते हैं, प्रवास करते हैं रोजगार की तलाश में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो मुंबई नगरीय समूह। ठीक है। नेक्स्ट है जनगणना 2001 के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश से आए हैं? ये हो जाएगा आपका बांग्लादेश से। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि जब लोग अनुकूल अवसरों से आकर्षित होकर प्रवास करते हैं तब वह प्रवास के कौन से कारक कहलाते हैं? ये कहलाएगा अपकर्ष कारक। किस राज्य में विवाह के बाद पति अपने पत्नी के घर आकर रहता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत में स्त्रियों में सर्वाधिक प्रवास किस कारण से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विवाह के कारण से होता है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि मानव विकास के प्रमुख तत्व हैं। अब यहाँ पे मानव विकास के जो प्रमुख तत्व होगा स्वास्थ्य जीवन, शिक्षा, उच्च जीवन स्तर, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 66.41%। ये अभी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, प्रेजेंट का नहीं है ये। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों का लिंगानुपात न्यूनतम है? तो ये हो जाएगा आपका हरियाणा। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? सही जवाब हो जाएगा आपका केरल। नेक्स्ट है आपका भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर जो है वो निम्न है? तो बिहार में। नेक्स्ट है आपका भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किस एक की साक्षरता दर जो है वो सबसे अधिक है? राइट आंसर हो जाएगा आपका लक्षद्वीप। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा पाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका केरल में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी 15 जुलाई 2004 15वीं मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास में कौन कौन से सूचकांक बताए गए हैं? राइट आंसर जीवन प्रत्याशा, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1990 में। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? तो दीर्घजीविता, ज्ञान आधार, उच्च जीवन स्तर, तो उपरोक्त में से सभी। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? तो मानव विकास का जो सामाजिक सूचक है वो हो जाएगा आपका साक्षरता, ऑप्शन नंबर ख। अगला सवाल है आपका कि केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है? ये है 0.790। ठीक है। गांधी जी के अनुसार एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी क्या है? व्यक्तिगत मितव्ययिता, सामाजिक धन की न्यायधारिता, अहिंसा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? अब कोई भी मेगा नगर है तो उसकी जो जनसंख्या होगी वो 50 लाख से क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान, और जनसंख्या दृष्टि से उत्तर प्रदेश होता है। ठीक है। इनमें से कौन सा नगर सबसे बाद में बसाया गया है? तो यहाँ जो नगर सबसे बाद में बसा है वो है आपका चंडीगढ़। नेक्स्ट है इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? कौन औद्योगिक नगर नहीं है वो पहचानना है। तो रुड़की नहीं है, बाकी दुर्गापुर, जमशेदपुर, सालेम ये सब है। ठीक है। नेक्स्ट है भिलाई किस वर्ग से संबंधित है? अब ये जो भिलाई जगह है वो कौन से वर्ग से संबंधित है आपको बताना है। तो ये एक औद्योगिक नगर है। कैसा नगर है? औद्योगिक नगर है। ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार के हैं? तो ग्रामीण बस्तियाँ जो हैं वो कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है? तो कौन पठारी नगर है बताइए। तो नागपुर। कौन है? नागपुर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है? ये बताना है आपको। तो यहाँ पर जो व्यावसायिक नगर हो जाएगा वो हो जाएगा एम्स्टर्डम। ठीक है, ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट सवाल है नदी किनारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो ये रेखीय प्रतिरूप में आएगा। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? तो सड़कों के किनारे विकसित होगा रैखिक प्रतिरूप। कैसा होता है? रैखिक प्रतिरूप।
निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक नगर है ये बताना है आपको। तो सांस्कृतिक नगर हो जाएगा आपका जेरूसलम। कौन हो जाएगा? जेरूसलम। नेक्स्ट है, नदियों की डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है ये कौन सा पाया जाता है बताना है आपको। पंखा। कैसा पाया जाता है? पंखा। अगले सवाल पे आते हैं, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका प्राथमिक। कैसा है? प्राथमिक। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो झील के चारों ओर बसा गांव जो आएगा वो वृत्ताकार में आएगा। ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। तो ये पाया जाता है सीढ़ी नुमा। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। तो कौन नहीं है भाई? तो सीमांत भूमि। पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा कारण है। तो ये हो जाएगा आपका वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। राइट आंसर हो जाएगा मृदा लवणता। अगले सवाल पे आते हैं कि शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। कौन सी फसल नहीं बोई जाती? गन्ना नहीं बोया जाता है। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता किसमें विकसित की गई है। ठीक है, कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में का मतलब होता है प्रकार। आप बहुत तरह के प्रकार को विकसित किया गया है। तो वो हो जाएगा आपका मैक्सिको तथा फिलीपींस में। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है। तो गन्ना का उत्पादन जो होता है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में होता है। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है ये बतानी है। तो रेशेदार फसल में कौन आता है? कपास। नेक्स्ट है, झूम कृषि कहाँ की जाती है। अब ये जो झूम की कृषि है ये की जाती है असम में। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो ये हुआ था 1960 के दशक में। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सा है ये बताना है। तो नकदी फसल इसमें हो जाता है आपका कपास, जूट और चाय। तो इनमें से सभी। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है। तो खरीफ फसल की जो कृषि ऋतु है वो हो जाएगा अप्रैल से जून। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है ये बतानी है आपको। तो गेहूं के उत्पादन में अग्रणी राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है ये बताइए। यहाँ पर जो आपका पेय फसल है वो हो जाएगा आपका चाय तथा कॉफ़ी। निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है, यानी बिजनेस करने के लिए फसल नहीं है। तो वो है आपका गेहूँ। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है। यहाँ पे बताना है आपको कि धान का कटोरा कौन कहलाएगा। तो कृष्ण गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए। तो गेहूं की खेती के लिए जो तापमान होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 10 से 20 सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है आपका, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। तो चॉकलेट में जो पदार्थ उपयोग होता है वो कोको उपयोग होता है। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए, चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक होगा वो पश्चिम बंगाल होगा और गेहूं का जो होगा वो उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट है आपका, रबी की फसल किस ऋतु में पैदा की जाती है। अब ये जो रबी फसल है ये कौन सी ऋतु में पैदा होगी। तो शीत ऋतु में। निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है। तो कौन बागानी नहीं है ये बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा आपका मक्का। निम्नलिखित में से कौन सा रोपण फसल नहीं है ये बताइए। तो रोपण फसल यहाँ पर जो नहीं होगा वो हो जाएगा आपका गेहूँ। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है। तो यहाँ पर जो खाद्य फसल होगा वो हो जाएगा आपका मक्का। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि समस्त पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। तो पूरे पृथ्वी पर जो है 71% जल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर है। जल किस प्रकार का संसाधन है आपको बताना है। तो ये जो जल है ये एक चक्रीय संसाधन है, क्योंकि ये रिपीट करते रहता है ना। पहले वर्षा होती है तो फिर वर्षा से फिर ये नदी नालों में जाती है, वहाँ से फिर भाप बन करके फिर आसमान में जाता है, फिर से वर्षा होता है। तो एक तरह से जल चक्र बन जाता है। तो ये चक्रीय संसाधन कहलाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि विश्व में भारत का जल संसाधन कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है। तो 4%। कितना? 4%। नीरू मीरू या फिर जल और आप परियोजना भारत में कौन से राज्य में चलाया जा रहा है। तो ये परियोजना जो चलाया जा रहा है आंध्र प्रदेश में चलाया जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा।
अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसने प्रत्येक घर में जल संग्रहण संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया है? तो ये कौन है? यह है तमिलनाडु। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। 7 नंबर पे आइए। कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय जल नीति कब अंगीकृत किया गया था? भारत में राष्ट्रीय जल नीति जो है वो अंगीकृत किया गया था 2012 में। निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौमजल संसाधन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गंगा में। ठीक है, घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या भारत में कुल वार्षिक वर्षा को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा आपका 4000 घन। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में किस राज्य में भौमजल का उपयोग इसके कुल भौमजल संभाव्य से ज़्यादा है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? राइट आंसर हो जाएगा इसका सिंचाई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। कौन सी दक्षिण भारतीय नदी का वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुछ राज्यों में जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में क्या हो गया है? तो ये हो गया है आपका फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है। नेक्स्ट आते हैं, जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो जल संसाधनों का संरक्षण जरूरी है जल की कमी के लिए, बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से, स्थानिक और ऋतुवर्त की असमानता से। तो ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। वह क्षेत्र जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जल संभर विकास। क्या कहलाएगा? जल संभर विकास। 1999 से 2000 में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 8.47 करोड़। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए, कह रहा है हीराकुंड बांध के बारे में। हीराकुंड बांध किस प्रदेश में? काफ़ी फेमस सवाल है। तो ये जो है आपके उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में। अगला सवाल है कि बॉम्बे हाई जो है वो क्यों प्रसिद्ध है, आपको बताना है। तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में? काफ़ी अच्छा सवाल है। ये जो है आपका गुजरात में। अंकलेश्वर कहाँ पे है? गुजरात में है, ये भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका असम में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका तारापुर। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन है? तो ये हो जाएगा आपका ताप। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो ये हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो सऊदी अरब में। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? तो मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार मध्य प्रदेश में है। अगले सवाल में आते हैं कि अंकलेश्वर क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है, आपको बतानी है। तो अंकलेश्वर जो है वो आपका गुजरात में है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर गुजरती, किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये बताना है। तो ये महाराष्ट्र से नहीं गुजरेगी, बाकी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती है। अगले सवाल पे आते हैं कि बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो बाबा बुदन की जो पहाड़ी है वो कर्नाटक में है। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? ये जो है आपका राजस्थान में है। अगले सवाल पे आते हैं कि झरिया कोयला क्षेत्र जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो झरिया कोयला क्षेत्र आपके झारखंड में है। नोवामुंडी लौह अयस्क खान किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका झारखंड में है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो तारापुर जो स्थित है वो आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये हो जाएगा आपका झारखंड। कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आपके कर्नाटक में। हीराकुंड किस राज्य में स्थित है, आपको बतानी है। तो हीराकुंड जो है आपका उड़ीसा में है। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है, याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? गुजरात में है, ऑप्शन नंबर क। निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज है? तो ये हो जाएगा आपका निकेल। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है, आपको बताना है। अब ये जो खेतड़ी है ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है।
शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका कर्नाटक में है। कह रहा है आपसे कि कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अब ये जो कोडरमा है ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? तो उद्योगों की जननी कहा जाता है लौह अयस्क को कहा जाता है। अगले सवाल पे आते हैं कि कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? तो कौन नहीं है? जनसंख्या घनत्व नहीं है, बल्कि बाजार, पूंजी, ऊर्जा, ये सब है। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो हो जाएगा आपका टाटा लौह इस्पात कंपनी, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया था, क्यों किया गया था? तो मुंबई एक पत्तन है, एक बंदरगाह की जगह पे है, ये कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है और मुंबई एक वित्तीय केंद्र भी है, तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। हुगली प्रौद्योगिक प्रदेश केंद्र का केंद्र है, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, आपको बताना है कैसा केंद्र है, तो कोलकाता हावड़ा केंद्र में ये स्थित है। अगले सवाल पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? चीनी का बताना है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया? ये हो जाएगा 1991 में। कब दिया गया था? 1991 में। विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ पर है ये बताना है आपको। ये है हॉस्पेट में, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। झारखंड में सार्वजनिक क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो बोकारो में, ठीक है। रूस के सहयोग से बने भारतीय लौह इस्पात उद्योग का नाम आपको बताना है, जो कि रूस के सहयोग से बना है। तो भिलाई इस्पात संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र, तो को और खो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। राउरकेला इस्पात संयंत्र स्थापना जो है वो किस देश के सहयोग से हुआ था? तो जर्मनी के सहयोग से हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक मौसमी उद्योग के रूप में जाना जाता है? तो चीनी उद्योग को मौसमी उद्योग के रूप में जाना जाता है। निम्न में से कौन सा उद्योग की अवस्थित ऊर्जा स्रोत की उपलब्धता पर निर्भर करती है? तो ये हो जाएगा एल्युमिनियम का निर्माण, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडल में विभाजित किया गया है? तो ये 16 में विभाजित किया गया इस किताब के अनुसार, लेकिन अब जो है इसका 17 हो गया, ठीक है, तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? तो ये गंगा, हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है। गंगा नदी पर है और हल्दिया और इलाहाबाद के बीच में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो ये हुआ था 1923 में। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 1995 में। भारत में सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? ये बना था 1960 में। नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 5846 में, ठीक है। लंबाई पूछा है, ईस्वी नहीं होगा, मीटर हो, किलोमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में विश्व की सर्वोच्च सड़क कहाँ पे है? ये हो जाएगा लेह मनाली में, ठीक है। अगले सवाल पे आइए। हमारा अगला सवाल है कि कौन सा सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान ढोने और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका रेल परिवहन। किस वर्ष भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई? तो 1853 में। नेक्स्ट है, भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 66,030 किलोमीटर। अब ये बढ़ गया होगा, ये पुराना अपडेट है। कोंकण रेल की किन राज्यों से होकर गुजरती है? अब ये जो कोंकण रेल है वो कौन सा राज्यों से होकर गुजरता है? तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरता है। भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये मुंबई से थाने के बीच चली थी, ठीक है। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है ये बताना है आपको, तो कोलकाता है। पूर्व मध्य रेलवे का मंडल जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो ये जो है आपका गोरखपुर है। नेक्स्ट है, किस मीटर लाइन में दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है? तो मीटर लाइन में। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, किसको जोड़ता है ये बताना है, तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से। नेक्स्ट है आपका, भारत में टेलीविज़न का प्रसारण कब आरंभ हुआ था?
ये हुआ था 1959 में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई 1911 में। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? भारत को जो इंटरनेट मिला वो कब मिला था ये बतानी है आपको। ये मिला था 1988 में। भारत को इंटरनेट मिला 1988 में। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सा है? यानी कि सबसे प्रदूषित नदी का नाम बताना है तो यमुना नदी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जलजन्य रोग हो, यानी जल से होता है वो बीमारी, वो बताना है तो अतिसार। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण होता है? तो अम्ल वर्षा का जो कारण होता है वो बताना है तो वायु प्रदूषण सबसे बड़ा कारक होता है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक का उत्तरदायी कौन है? तो आपको बतानी है तो प्रवास के लिए। ठीक है, उत्तरदायी इसका क्या है? प्रवास के लिए। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है ये बतानी है तो जल प्रदूषण, ध्वनि और वायु तीनों होता है तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? तो सही जवाब हो जाएगा औद्योगिक अपशिष्ट, यानी कल कारखानों का जो गंदा चीज़ होता है ना, कचरा, वो। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो ये हो जाएगा मृदा की लवणता। पर्यावरणीय ह्रास के क्या कारण हो सकते हैं? तो पर्यावरणीय ह्रास के जो कारण हो सकते हैं वो हैं आपके प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदा, पर्यावरण आघात से, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ध्वनि की माप की इकाई क्या है? तो ध्वनि के माप हम लोग किस में मापते हैं? तो डेसिबल में मापते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रदूषण के द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती हैं? कौन से प्रदूषण के द्वारा होगा? तो जल प्रदूषण। विशालतम गंदी बस्ती धारावी कहाँ अवस्थित है? अब धारावी जो है सबसे गंदा बस्ती में गिना जाता है, ये है कहाँ पर ये बताना है। तो ये है आपका मुंबई में। ठीक है, कहाँ पर है? मुंबई में। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो ध्वनि प्रदूषण के जो प्रमुख स्रोत हैं वो हैं आपका मोटर वाहन, उद्योग है, लाउड स्पीकर है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या हो सकता है? तो इसका कारण है आपका जल प्रदूषण। ठीक है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित रोगों में से कौन वायु जनित नहीं है, यानी कि वायु से नहीं फैलता है? तो अतिसार नहीं फैलता है। ये किससे फैलता है? जल से फैलता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा सेकंड चैनल है। अगर इसके अलावा आप और भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल जैकपुर पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये हमारा अपडेट चैनल है। आप कहीं भी रहिएगा, झारखंड से जुड़े हर एक छोटे बड़े अपडेट, चाहे वो शिक्षा से जुड़ा हो, चाहे वो किसी योजना से जुड़ा हो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, हर एक अपडेट आप तक पहले पहुंचाया जाएगा। और इसके अलावा आपके परीक्षा के लिए भी जो भी इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो होंगे, जिस भी टॉपिक के होंगे, वो सब आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया जाएगा।